जनमत 2019 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम शर्मा और हम आप पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और इस समय हम बैठे हैं गोमती नदी के किनारे। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत बड़ी दिलचस्प है और अगर हम यूं कहें कि देश में सरकार किसकी बनेगी तो उसकी चाबी तो हमेशा उत्तर प्रदेश के हाथ में ही रहती है। और हो भी क्यों ना 80 सीटें लोकसभा की यहाँ से हैं और अगर पिछली बार का हम देखें सीटों का ये गणित तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी संख्या में यहाँ सीटें जीती थी, 71 अपने बल पर जीती थी। लेकिन इस बार मुकाबला और दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि सपा और बसपा जो कि एक दूसरे के घुर विरोधी थे दोस्त बन गए हैं और आरएलडी के साथ मिलकर उन्होंने महागठबंधन बनाया है, जबकि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश उत्तर प्रदेश में कर रही है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत के ये विभिन्न रंग क्या कुछ किस प्रकार से मुखर होंगे, क्या कुछ कहेंगे, यही जानने और समझने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं गोमती के किनारे। हमारी इस बातचीत में विभिन्न पार्टियों के नुमाइंदों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन भी यहाँ बैठी हुई है, जिनसे हम कोशिश करेंगे कि उनकी मन की बात को जानने की कोशिश करें। आइए सबसे पहले अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदों की और हमारे विशिष्ट मेहमानों की आपसे हम मुलाकात कराएं, परिचय कराएं। हमारे साथ यहाँ विद्यासागर सोनकर जी बैठे हुए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है विद्यासागर जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ कांग्रेस से द्विजेंद्र त्रिपाठी जी यहाँ बैठे हैं, बहुत बहुत स्वागत है त्रिपाठी जी आपका। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवभारत टाइम्स के रतन मनी लाल जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अपने विश्लेषण के लिए। हमारे साथ यहाँ डॉक्टर अनुराग भदौरिया जो कि सपा से आते हैं, सपा के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले क्यों ना भारतीय जनता पार्टी का हम रुख करें, उनसे जाने। विद्यासागर जी 2014 में तो कमाल कर दिया था आपने, लेकिन ये 2014 नहीं है, ये 2019 है। कैसे फर्क पाते हैं आप 2014 से 19 में? आपके लिए कितनी परिस्थितियां बदली हैं? हम पिछली बार चुनाव में आए थे तो हमारी सरकार नहीं थी। आज हम इस देश में विकासवाद पर, इस देश में राष्ट्रवाद पर और इस देश में गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, नौजवानों को रोजगार के लिए ये सब काम हमने करके पहली बार इस देश के अंदर सीधे सीधे हम कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब जनता के द्वार। इसलिए हमें पिछली बार से ज़्यादा हमें सफलता मिलने वाली है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह कहते हैं कि अब की पार 74 के पार, इसमें हमें कहीं कोई शंका नहीं है। विद्यासागर जी ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है आपका? हमें कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए कि हम काम के बल पर, हम जनता के बीच में जाने के बीच पर, और हमने काम किया है इस देश के अंदर। अगर आप चर्चा करें तो वास्तव में गरीब आदमी अपने दवा के इलाज के लिए घर से निकलता था तो कर्ज में पैसे लेकर निकलता था और उसकी क्या स्थिति होती थी, खेत बेचने पड़ते थे। आज देश के प्रधानमंत्री जो गरीब आदमी छोटी सी इलाज नहीं करा सकता था, आज चाहे किडनी की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, किसी बीमारी के लिए एक परिवार के लिए 5 लाख रुपए की योजना, आयुष्मान भारत की योजना। हम जरा कल्पना करें, जो गरीब आदमी बैंक में जाके अपने पैसे नहीं ले, अपना खाता नहीं खुलवा सकता था, बैंक उसके घर में जाके खाता खुलवाया। हम कल्पना करें, हमारी आप स्वयं महिला हैं, जो हमारी माताएं बहनें, जो महिलाएं एक दिन खाना बनाती थी धुएं में 400 सिगरेट के बराबर धुआं उनके अंदर जाता था। समय से पहले उनको ट्यूबरक्लोसिस होता था, अस्थमा हो जाती थी, अनेक बीमारियां हो जाती थी। आज पूरे देश के अंदर ऐसे 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उज्ज्वला गैस माध्यम से गैस कनेक्शन देने का काम हमारी सरकार ने किया है। अगर हम चर्चा करें तो वास्तव में देखेंगे चारों तरफ विकास ही विकास, और जो पारदर्शी सरकार, ईमानदारी के साथ और जवाबदेही के साथ। जी, लेकिन विद्यासागर जी ये बताइए कि जब आप उपचुनाव हारे थे उस वक्त कैसे, आपको क्या लगता है, क्या वो परिस्थितियां इस बार आपके सामने नहीं आएंगी? उसके लिए क्या तैयारी आपकी रही है? हमने उपचुनाव हारा, ये सत्य है, लेकिन हमने उपचुनाव हारा दूसरे कारण थे। हम उस समय ये हमारे लिए कोई बहुत मायने नहीं था। आज हम आम चुनाव में हैं, हम पूरी तैयारी के साथ हैं। हम बूथ से लेकर के पूरे तैयारी के साथ, कार्यकर्ता पूरी तन मन से लगा हुआ है और कार्यकर्ता के आधार पर हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हम कैडर बेस्ड लोग हैं। हम कार्यकर्ताओं के बल पर इस देश की सम्मानित जनता ने एक बार फिर से मोदी जी को सरकार बनाने का मौका देने का मन बना रखा है। और हम लोग जब क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता की जो आवाज़ है उससे हमको कहीं कोई शंका नहीं लगती कि हमारी सरकार
फिर से एक बार मोदी सरकार। जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 74 सीटें जो हैं उनका आप मिशन लेके चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। द्विजेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ यहाँ कांग्रेस पार्टी से है। द्विजेंद्र जी, पिछली बार 2 सीटें आपके हाथ लगी थी। इस बार जब महागठबंधन के साथ पार्टियों बातचीत कांग्रेस की चल रही थी, उन्होंने कहा 2 दे सकते हैं हम आपको, तो वो 2 देते या न देते, 2 तो चलिए मान लिया आपके पारंपरिक गढ़ हैं, लेकिन ये बताइए कि 2014 से 2019 जो मैंने इनसे सवाल पूछा, क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए परिस्थितियां बदली हैं, और अगर बदली हैं तो किस बल पर? देखिए, परिस्थितियों की बात हम करें तो आपको ज्ञान होगा कि हम आम चुनाव के बाद पंजाब हमने जीता, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हमने जीता, और ये सारे स्टेट जो हैं भारतीय जनता पार्टी से हमने छीने जी। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि इस बार जो है 74 पार, हम तो ये कहते हैं इस बार गंगा पार। अच्छा। उन लोगों के इलाज की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है जिनके पेट में रोटी नहीं है, और अगर रोटी का निवाला छीनने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के उन आवारा पशुओं ने किया है कि खेत में लहलहाती फसल को जिस तरह से आवारा पशु चरते चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर गरीबी की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो फिर उन अमीरों की बात क्या करेगी जो अमीर इस देश का पैसा लूट करके इस देश के बाहर चले गए। और इतना ही नहीं, और भी आगे की हम बात करते हैं कि यूपीए शासनकाल के 10 साल में हमने जो है 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 26 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से पीछे ढकेलने का काम किया। अगर भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी और जीएसटी के नाम पर वोट मांगती है, अगर अपने मन की बात करने को दूसरे मन की बात न सुनने पर वोट मांगती है, अगर इस देश को, सबसे बड़ा राष्ट्रवाद तो बीजेपी का हमने ये तब देखा जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तो तब हमारी जीत होगी जब हिंदुस्तान में बीजेपी जीतेगी या मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है तो इनको मुबारक हो। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, अभी हमारे एक साथी पूछ रहे थे कि उन्होंने गरीबों की बात की, गरीबी परिवार 72,000। अगर ये सबसे बड़ा पेट दर्द अगर भारतीय जनता पार्टी को इसलिए है कि क्योंकि ये गरीबों के खिलाफ है, अमीरों के पक्ष में है। हम कहते हैं कि जब तक गरीब मजबूत नहीं होगा, गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठेगा और समाज का हर व्यक्ति मजबूत नहीं होगा, तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अगर कुछ हुआ तो 12 लाख करोड़ एनपीए बढ़ गया। 14 से लेकर के और दिसंबर 2018 तक भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार ने 30.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया। वो किसके हिस्से में जाएगा? हिंदुस्तान के हर आदमी के हिस्से में जाएगा। और उसका मजा कौन ले रहा है? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या। तो ये सारे लोग कौन हैं? ये सब लोग मोदी जी के ही दोस्त हैं। अब ये देख लीजिए, अब ये लोकतंत्र की स्थिति यह है कि कुछ लोग जो है लोकतंत्र में लोगों की बात भी सुनना नहीं चाहते हैं। संख्या बल के हिसाब से जो आगे बैठे हुए, आप लोगों को मेरिट पर तय करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। आप किसी पार्टी के हो सकते हैं, आपका वोट जो है उनके पक्ष में जा सकता है, लेकिन जब मेरिट की बात हो तो आपके नेता बैठे, अपने नेता पर विश्वास कर रखिए। और ये जान समझ लीजिए कि वो इतने समझदार हैं कि हमारी बातों का जवाब वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। अगर वो लगे कि आपके नेता कमजोर हैं तो आप अपनी बात को कहिए। जब आपका नंबर आए आपने भारतीय जनता पार्टी की जो भी खामियां थी, सरकार की जो भी खामियां थी, उनको थोड़ा संक्षेप में हमें बताया। लेकिन सवाल ये है, उनकी तो जो भी खामियां थी, लेकिन आप बताइए कि ये अगर जनता इनको वोट नहीं दे रही तो आपको दे रही है, ये आप दावा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि एक महागठबंधन भी यहाँ पे बन गया। हमने कहा, देखिए आपने देखा होगा, एक हमारी न्याय योजना है जिसमें हमने कहा है कि गरीबी परिवार 72,000। अगर गरीब के घर में 6,000 रुपये महीने हर परिवार में पहुंचता है और लोग कहते हैं कि ये 3,60,000 करोड़ आएगा कहां से, तो हम बताते हैं कि 5.5 लाख करोड़ मोदी जी ने अमीरों का, उद्योगपतियों का माफ किया। अगर वो उद्योगपतियों का माफ कर सकते हैं 5.5 लाख करोड़, तो हम 3,60,000 करोड़ गरीबों को क्यों नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात, हमने कहा किसानों की कर्ज माफी के साथ साथ किसान वहाँ पर जो है कर्ज मुक्ति। अगर ये रास्ता नहीं है कि सिर्फ हम बार बार किसानों के कर्जे माफ करें, किसान कर्ज से मुक्त कैसे हो सकता है, आगे उसको कर्ज लेना न पड़े, इसके लिए हम बेहतर व्यवस्था बनाएं। और दूसरी बात, सबसे बड़ा जो भयावह है इस देश में कि जो नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, राहुल जी ने सीधे तौर पर कहा है कि 3 साल तक कोई भी नौजवान, कोई भी छोटा मोटा उद्योगपति
उद्योग कर सकता है, कहीं कोई लाल फीताशाही का शिकार नहीं होना पड़ेगा, किसी ऑफिस में जाना नहीं पड़ेगा, और ऋण लेने के लिए कि कैसे उद्योग स्थापित करें, बैंकों से आसानी से ऋण उपलब्ध कराए, इसकी हम बताओ। आपने अपने घोषणा पत्र की बातें बता दी, ये घोषणा पत्र तो रखे रह जाते हैं, जनता को फिर पता भी नहीं, जनता बेचारी बड़ी बोली है, भूल भी जाती है। बहरहाल हमारे साथ यहाँ डॉक्टर अनुराग भदौरिया जो कि सपा से आते हैं, ये बताइए कि अब जबकि महागठबंधन उत्तर प्रदेश में इस समय बन गया है, जिसमें सपा, बसपा और आरएलडी, बहुत बार लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है साहब, आपने नेताओं ने आपस में दोस्ती वोस्ती जो भी करना था कर लिया, लेकिन जो आपका कार्यकर्ता है, जो आपकी जनता है, जो आपको इतने सालों से बिल्कुल टक्कर देने के मूड में देख रही है, अचानक गले मिलते हुए देख रही है, उनके पच नहीं रहा। आप बताइए ये जो महागठबंधन है, क्या आपको लगता है कि ये तीर आपका मौके पे लगने वाला है, या ये फिसल भी सकता है, अपनी जगह से दर-दर हो जाएगा? ये बात आप नहीं कह रही है, भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं, क्योंकि वो 38 पार्टियों का गठबंधन बना के हमारी 3 पार्टियों से कंपेयर करते हैं। हमारी तो 3 पार्टियों का गठबंधन है, उनका 38 पार्टियों के साथ है। आपको याद होगा कि मोदी जी जब 2014 में बनारस में नॉमिनेशन करने गए थे, अकेले गए थे। इस बार डरे सहमे हुए शेर अपने आप को बताते थे, 38 दलों को साथ लेके गए थे नॉमिनेशन करने के लिए। ये डर उनको सता रहा है कि उनकी हालत ये हो गई है, अब इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि उनको डर सताने लगा है कि अब हम हारने वाले। क्यों? 5 साल में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। हम तो चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि हमारे पास काम है, और काम ये है कि जहां आप बैठे हो, ये भी समाजवादियों की देन है, तभी आप इतना अच्छा अपना इंटरव्यू कंडक्ट कर पा रहे हो। ये जो मेरिन ड्राइव है जहाँ पे आनंद ले रही है जनता, ये समाजवादियों की देन है। और आप जब आते हो, जब आप दूसरा अगर कंडक्ट करने जाओगे तो आप घंटा कर जाओगे, वो भी समाजवादी की देन है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम दोनों में बहुत एकरूपता है, बिल्कुल है, और उसका नतीजा आपको 23 मई को मिल जाएगा, जब भारतीय जनता पार्टी और इनके बाबा मुख्यमंत्री घूमते नजर आएंगे रोडों पे कि हमें कुछ दे दो, क्योंकि इनके पास 5 सीटों से ज्यादा नहीं आने वाली। हमने एक सवाल सबसे पूछा कि 2014 और 19 में क्या फर्क है। आप ये बताइए कि किस आधार पर और किस बल पर आप ये कहते हैं कि जो भी आपने गठबंधन किया है वो कामयाब होने वाला है, और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप दोनों एक साथ आए और जनता से वोट मांगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है सत्ता की लड़ाई, उसे सत्ता चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए। आपको क्या चाहिए? हमें चाहिए सामाजिक न्याय, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। हमने बोला, मैं बोल रहा हूँ ना, हमने बोला कि हम विकास की बात करेंगे, जाति धर्म की बात नहीं करेंगे। वो जाति धर्म के अलावा कोई मन से कोई दूसरी बात कहते नहीं है। और हमसे जब बात की जाती है, ये वो लोग हैं जो कश्मीर की बात तो करेंगे, 370 हटाने की बात करेंगे, लेकिन पीडीपी के साथ जाके सरकार बना लेंगे और कहेंगे नहीं समझौता कर लो, हम 370 नहीं हटा रहे जब तक हमें सत्ता मेरी कश्मीर में चलेगी। कश्मीर में गठबंधन करेंगे, केरला में जाके वहां गठबंधन करेंगे, त्रिपुरा में IFT के साथ गठबंधन करेंगे। ये वो लोग हैं जो नीतीश कुमार इनके DNA की बात किया करते थे, उनसे गठबंधन करेंगे। शिवसेना इनको चोर बोलती थी, उनके साथ गठबंधन करेंगे, क्योंकि इनको सत्ता चाहिए। हम ऐसे के साथ गठबंधन नहीं करते। हमने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का तय कर लिया है। हम अपने कामों पे लड़ रहे हैं। मंच पे खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि समाजवादी पेंशन किसने दी है, 1090 किसने दिया, 108 एम्बुलेंस किसने दिया, समाजवादी बेरोजगार भत्ता किसने दिया, एक्सप्रेस वे किसने बनाया, समाज को ये हम कह रहे हमारे 52 डिस्ट्रिक्ट है, उनको 4 लाइन से किसने जोड़ा, और सबसे बड़ी बात, लैपटॉप किसने दिया। ये तो इनके तो बाबा मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ो तो बंदर भाग जाएगा, और भगवान की जात बताते हैं। आप लोग शांत रहिए प्लीज। तो इनके कैसे कार्यकर्ता है, नेता बोलेगा उसको विश्वास नहीं है, वहाँ से डायरेक्शन दे रहे हैं। सोचो कितना हार चुके हैं ये अपने, हमारे लोग नहीं बोलेंगे, और ये नेता पे यकीन रहने का मतलब कार्यकर्ता भी इनका साथ छोड़ चुका है। ठीक है, समझ लीजिए, समझ गए। प्लीज आराम से बात करेंगे हम लोग, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा। प्लीज हेलो, बस भाई साहब, बस आएंगे भाई साहब, क्यों इतना जोर लगा रहे हैं? अरे प्लीज, अच्छा बस हो गया। ये देखिए, ये कोई पब्लिक रैली नहीं हो रही, यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। प्लीज मेंटेन डेकोरम ना, ये कोई पब्लिक रैली थोड़ी कर रहे हैं ये लोग, हमारे प्रोग्राम में आए। आपकी कोई आवाज जा नहीं रही, माइक आपके पास में है नहीं, क्यों? अब आपके पास में आऊंगी, आप जरूर अपनी बात करेंगे, अभी इनको खत्म करें। ओके प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। अच्छा, हमारे साथ रतन मनी लाल जी, वरिष्ठ पत्रकार। रतन मनी जी, आप किस प्रकार से देखते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत जो है बड़ी दिलचस्प हो गई इस बार, जब से ये महागठबंधन अस्तित्व में आया है। एक तरफ कांग्रेस लगी हुई है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है
74 का मिशन लेके वो चल रही है। किस प्रकार से आप इस पूरी सियासी तस्वीर को नजर आ रही है आपको? 14 के नतीजे पहले तो एक बदलाव की जो इच्छा थी उसका परिणाम था वो, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली। और दूसरा जो फैक्टर था वो ये कि उस समय 3 से भी ज़्यादा दल चुनाव में थे और उन सबके एकजुट ना होने की वजह से जो लोगों के बट जाने का फ़ायदा था वो भी भारतीय जनता पार्टी को मिला। और तीसरा फैक्टर ये था कि नरेंद्र मोदी के तौर पे एक विकल्प के तौर पे एक बड़े मजबूत नेता को पेश करके और देश को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी सफल रही। अब ये चारों फैक्टर्स को अगर हम 2019 पे उतारें तो हम देखेंगे कि इस बार नरेंद्र मोदी ऑलरेडी 5 साल तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो अब उनको एक नए नेता के तौर पे पेश करने का कोई मतलब नहीं। दूसरा, जो 2 बड़े दल उत्तर प्रदेश में अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे वो एक हो गए हैं, इसलिए उनके मतों का जो बिखराव पिछली बार हुआ था वो नहीं होगा। और तीसरा ये कि देश को एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी अगर ये दावा करती है कि उन्होंने शुरू कर दी थी 5 साल पहले, तो वो उसको पूरा करने के लिए 5 साल मांग रहे हैं, ना कि कोई नई दिशा दिखाने के लिए। 2014 के नतीजों को दोहरा पाना तो बहुत ज़्यादा मुझे संभव नहीं लगता, लेकिन फिर भी चूँकि केवल 2 दल एक साथ आए हैं और कांग्रेस के रूप में एक तीसरा मजबूत विपक्षी दल अपने आप को फिर से स्थापित करने की कोशिश में है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बजाय 3 या 4 चुनौतियों के इस समय 2 बड़ी चुनौतियां बिल्कुल सामने दिखती हैं, एक गठबंधन के तौर पे और एक कांग्रेस के तौर पे। हाँ, ये बात सही है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस यूनिफॉर्मली हर ज़िले में एक मजबूत टक्कर नहीं दे पा रही है, लेकिन जहाँ जहाँ भी वो टक्कर दे पा रही है वहाँ निश्चित तौर पे फिर विपक्ष बटा हुआ ही नज़र आएगा, जिसका कि फ़ायदा फिर भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। तो अंततः मुझे लगता है कि अगर आप ओवरऑल नतीजों पे नज़र डालें तो 2014 के नतीजों को दोहरा पाना तो उतना मुझे संभव नहीं दिखता, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक मजबूत नेता का होना, पिछले 5 साल में पार्टी ने जो कुछ भी कहा है उसका दावा, उसके क्लेम्स, उसका जितना भी असर लोगों को हुआ हो वो, और तीसरा कि विपक्ष के सामने या विपक्ष की ओर से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक नेता की शक्ल और उसका चेहरा सामने ला पाने में अभी तक विपक्षी दल सफल नहीं हुए हैं। तो एक देयर इज़ नो अल्टरनेटिव वाला जो एक फैक्टर होता है वो सामने आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जनमत 2019 में आज हम लखनऊ आप पहुंचे हैं, गोमती नदी के किनारे बैठे हुए जनता जनार्दन भी है, विशिष्ट नेता भी हैं, बातचीत चल रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। अभी नोटबंदी से संभलने की कोशिश ही कर रहा था कि जीएसटी के जाल में फंस गया। ना कोई व्यवस्था, ना कोई आयोजन। छोटे व्यापारियों की तो सरकार ने कमर ही तोड़ रखी है, क्योंकि सरकार बड़े उद्योगपतियों के फायदे के चक्कर में ही है। हमारे साथ अन्याय करने वालों याद रहे, व्यापारी हूं, भारत की अर्थव्यवस्था की जान हूं, मैं भी हिंदुस्तान हूं। एक सरल जीएसटी पूरे देश में लागू करके आपकी यात्रा के दौरान आपकी कार का इंजन जूझता है गर्मी से, स्लज से और घिसाव से। हराइए गर्मी को, स्लज को और घिसाव को सुरक्षा की ढाल से। सर्वो फ्यूचुरा G+ सिंथेटिक इंजन ऑयल, आपके कार इंजन की सुरक्षा ढाल, जो दे ईंधन में 2% की बचत भी। सर्वो फ्यूचुरा G+ इंडियन ऑयल की पेशकश। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। सर, सारे गांव ने किए दरवाजे बंद, मुझ वाला नथुलाल रह गया मंदिर। नथुलाल के तनिक समझावा, शौचालय का
रास्ता दिखावा, रास्ता दिखावा, रास्ता दिखावा। ए नथुआ, जब से शौचालय बनाया बाहर नहीं गया बेटा, 15 मिनट से अंदर है, रहा नहीं गया। एक ही नहीं सब दरवाजे बंद रखेंगे, क्योंकि एक भी बाहर गया तो हम सब बच्चे बीमार पड़ेंगे। जा रे नथुला, दरवाजा बंद रखेगा हर कोई, हर रोज हमेशा। भारत के घर घर में शौचालय खुला, अब खुले में जाना बंद, रखो दरवाजा बंद। और याद रहे, शौचालय का इस्तेमाल और देख रेख हर कोई हर रोज हमेशा। जनमत 2019 आप देख रहे हैं। देश भर में इस समय चुनाव चल रहे हैं और 3 चरणों का चुनाव अभी बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो चुके हैं, कई चरणों के चुनाव, 7 चरणों में चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 3 चरण के चुनाव अभी बचे हुए हैं, वोट देना बचा हुआ है। पहले तो हम यही गुजारिश कर लें आप सबसे कि जब भी आपके क्षेत्र में वोट पड़े तो वोट देने जरूर आए। और हमारे साथ यहाँ जनता जनार्दन है, आइए जरा उनके मुद्दे जान लेते हैं। देश के क्या कुछ मुद्दे इस बार उत्तर प्रदेश की जनता के मन में है, जरा उसकी टोह ले लें। जी, यहाँ पे कौन बात करेंगे? माइक दीजिए जरा इनको। हाँ, बताइए क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार उत्तर प्रदेश के? मेरा प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी से है। सीधा प्रश्न है जी। सीधा प्रश्न है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हाँ। जो पुलवामा में अभी बम धमाका हुआ, जिसमें हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, वो RTTX इतना बड़ी मात्रा में कहाँ से आया? क्या उसका अभी तक कोई जांच हुई? पता चला कि कौन लोग उसमें शामिल थे? तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन में ये इशू है? बिल्कुल इशू है। ओके, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा। देश की सुरक्षा की बात भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में सबसे ऊपर है। जी विद्यासागर जी। हमारे कई मित्र अभी कह रहे थे कि 56 इंची का सीना, 56 इंची का सीना का मतलब बताया। हम लोग गांव में के रहने वाले लोग हैं, किसान के परिवार से आते हैं। हम लोग कहते हैं कि अगर तुम हमको कुछ करोगे ना, हम तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। तो पहली बार इस देश के अंदर 56 इंची के सीना वाला प्रधानमंत्री घर में घुस के मारा, और मारा ही नहीं। आप सुनो तो, आप सुनो तो अनुराग जी आप सुनिए ना, सिर्फ आप ही नहीं बोलेंगे ना। जब आप चर्चा करते हो उत्तर प्रदेश की 19 मार्च में क्या कहता हूँ, सुनिए ना, सुनो मिनट। 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। 19 मार्च 2017 के पहले इस प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। सुन तो लो, मैं बता रहा हूँ, आप हर बात में बोलते हो ना। बिजली आती नहीं थी, अगर बिजली आती थी समाचार बनता था। वही सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे कांग्रेस के मित्र बोलते हैं, हमारे सपा के मित्र बोलते हैं, अनुराग भदौरिया जी। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि बिजली आ रही है। अब बिजली अगर कटती है तो समाचार बन जाता है। वही सरकार है, वही उत्तर प्रदेश है। 19 मार्च को शपथ लेने के बाद इस प्रदेश में बिजली अब कटती ही नहीं। जहां हमारी बहनें, हमारी बेटियां अगर बाजार से घर आती थी, 4 बजता था तो हमारे गार्जियन परेशान हो जाते थे। आज वो अपने घर आराम से आ रही हैं। और पहली बार इस देश के अंदर, जवाब नहीं देंगे, मैं बता रहा हूँ, अगर पाकिस्तान का हमने घुस के मारा है, हमने राष्ट्रवाद पर कोई रोजगार क्यों दिया? आप बताइए, आपने शिक्षा मित्रों पे लाठियां क्यों चलाई? आप बताइए, शिक्षा मित्रों के पेट पे लाठियां क्यों मारते हो? वो रोजगार मांगने आते हैं, आप उनको लाठियां बरसाते हो। आप बताइए, BHU में लाठियां क्यों मारी? जवाब नहीं दे पाओगे आप। अरे मैं बता और आप बोलोगे आपकी जिम्मेदारी जवाब नहीं देते। अरे आप सोचो ना, आज 1905। अरे जरा जनता की आवाज को भी सुन लीजिए। बैठिए आप प्लीज। ये गुंडों की फौज नहीं है। अरे हम गुंडों को या तो ऊपर पहुंचाएंगे या जेल के अंदर या प्रदेश के बाहर। आप निर्दोषों को ठोकोगे, इसलिए विधायक ठोक रहा था, संसद विधायक को। यही ठोको नहीं था, यही ठोको नहीं था। यही SSP के घर में घुस गए थे आप, सहारनपुर के SSP के घर में घुस गए थे। आप SSP का सम्मान नहीं कर सकते। आप ये तो देखिए, ये आपका पॉलिटिकल भाई, जब ये डिस्टर्ब करेंगे और जब बीच में हस्तक्षेप करेंगे, बीच में ये करेंगे, मर्यादा का तो ध्यान रखिए। मैं अपनी बात समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता जी हैं भदौरिया साहब, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ अपनी बात।
इन्होंने गठबंधन क्यों किया यूपी में, पहली बात। दूसरी बात, ये दावा कर रहे हैं जितना चार बार जो है मुख्यमंत्री भाई अखिलेश जी रहे, 4 बार मायावती जी रही, विकास नहीं हुआ। जो 5 आप अपने मुलायम सिंह जी रहे, मुलायम सिंह जी रहे, ठीक करिए, पहले अपने फैक्ट्स ठीक करिए। आप ये कह रहे हैं क्यों गठबंधन किया, बस ये मुलायम सिंह सवाल जी है ना। रहे और इतना लंबा भाषण की हमारे पास टाइम ही नहीं है भाई साहब, शॉर्ट में पूछ सकते हो 5 तो वर्ष में पूछो। जितना मोदी सरकार ने जो है विकास कर दिया है, हाँ, हमारे हिसाब से हम सबसे अपील करते हैं कि 5 वर्ष और मोदी सरकार को बैठ जाओ यार, अपील करने के लिए नहीं बुलाया आपको मैंने। प्लीज शॉर्ट में बोलिए, सवाल पूछिए, टिप्पणियां उस तरह से मत करिए। मेरा गठबंधन से सिर्फ एक ही सवाल है कि अब की बार उन्होंने जैसे गठबंधन किया है, क्या वो विधानसभा के चुनाव में भी गठबंधन करेंगे? ठीक है, चलिए जवाब दे दीजिए। वैसे ये सवाल हमारे उसका है नहीं, सिलेबस का नहीं है, पर चलिए पूछ लिया तो। दोनों का जवाब दे दूं। अब पहले 2 का तो दे दूं, दोनों का जवाब दे दूं। उन्होंने बोला, हाँ उन्होंने बोला गठबंधन क्यों किया। मैं पूछना चाहता हूँ, हम तो विकास की बात कर रहे हैं, आपने 38 पार्टी से गठबंधन क्यों कर लिया? पहले कह चुके आप। नहीं, राजभर जी से क्यों कर रहे हैं आप? हमारी चिंता आपको है, आप अपनी चिंता करो ना, क्यों डरे हुए हो आप अकेले लड़ो। क्या अपना दल को क्यों समेटने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, क्यों आप जा रहे हो राजभर के पीछे, क्यों जा रहे हो अपने साथ के पीछे? तो आप मत जाओ ना, आप लड़ो, हम तो विकास पे लड़ रहे हैं। आपने विकास किया होता तो शायद आपको गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ती। हम तो करेंगे, हम तो राष्ट्र को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। एनडीए की सरकार चला रहे हैं और हम पूरी तरह से सारे सहयोगियों के साथ लेके चल रहे हैं, पूर्ण बहुमत के बाद भी। लेकिन हम बता रहे भैया, ऐसा अभी बच्चे हो ना, अभी सेना देखा कहाँ, अभी सेना देखा कहाँ बाबू? पाकिस्तानियों से पूछो क्या हालत है उसका। ठीक है, हाँ बोलिए। मेरा समाजवादी के प्रवक्ता भदौरिया साहब से प्रश्न है कि सपा बसपा का ये स्वार्थी गठबंधन, ये ठगबंधन है और ये ठगबंधन, इसकी किस्मत राजनीति में बंद हो चुकी है और इसकी उम्मीदें भी सूख चुकी हैं। बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती और सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। और मोदी जी जैसा इंसान झुक जाता है गरीबों के चरणों में भी, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। भारत माता की। माइक उधर दीजिए, पीछे दीजिए, पीछे दीजिए माइक इधर। अब जल्दी से बोल दीजिए आप। मैं कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से एक सवाल करना चाहता हूं। अगर आपके पास कोई कैंडिडेट नहीं था, कोई जरूरी था चुनाव लड़ाना, किसको पूछ रहे सिन्हा जी की घरवाली को यहाँ सपा से लड़ा रहे हो, सिन्हा जी को कांग्रेस से लड़ा रहे हो, ये क्या लोगों के साथ मजाक? यही लोग, सुनिए, यही लोकतंत्र की खासियत है, यही भाईचारा है। कोई कहीं से लड़े, कोई कहीं से आए, यही सीखना है बीजेपी को, ये बीजेपी को सिखाने के लिए है। नीलम जी, यही हमारी हिंदुस्तान की खासियत है। सवाल किया दोनों, नहीं देखिए आगे बैठे हुए सब लोगों को दे रहे हो, क्या मतलब कोई मतलब नहीं। मेरा तो प्रश्न ये है कि सबसे पहले जो मैडम ने कहा था, इस पे हम सब तवज्जो दें और जैसे इन्होंने कहा था कि सब शांति से बैठे, शांति का दान दें, सबके प्रश्नों का उत्तर सुने, प्रश्नों का जवाब। इनकी तो सुन लो प्लीज, आपके अपने। तो मैं यही सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा। ये महिलाओं को जरा माइक दीजिए, 1 मिनट, महिलाओं को माइक दीजिए। हाँ बोलिए। अनुराग भदौरिया जी से पूछना चाहती हूँ। अरे भाई यहाँ और भी लोग बैठे हैं। प्रजापति जैसे लोगों को आप लोगों ने जन्म दिया, उसके बाद आप सफाई दे रहे हैं कि बीजेपी में कोई सुरक्षा कानून व्यवस्था नहीं है। गेस्ट हाउस कांड आपने देख ही लिया और उसी से आप जुड़ भी गए। अब हम बोले, अब भाई साहब से पूछना चाहती हूँ। अब हम जवाब दे रहे हैं, जवाब दे दें इनका जवाब दे दें। आपको एक ही जवाब है कि जाके उन्नाव के, हमें जवाब तो दे दूं पहले। इनका एक ही जवाब है कि जरा कुलदीप सेंगर जी के उन्नाव को आज तक आपने पार्टी से निकाला नहीं है। और सुन लीजिए, देवरिया शेल्टर होम का आप देख लीजिए क्या हालत है। अनुराग जी, भाई साहब, बात हम लोगों की भी सुनिए। लाठियों से महिलाओं का सर फोड़ा गया, उसके बारे में आप नहीं बताइए। अभी आजम खान ने जया पर्दा वाला, आप बताइए। बता रहा हूँ, बताइए उन्होंने क्या सम्मान दिया है, आप बताइए हमको। सुन लीजिए, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि आजम खान साहब, सुन लीजिए, जवाब सुन लो। अरे जवाब तो ले लो। इनसे मेरा क्वेश्चन ये है कि 2017 से पहले इनका काम बोलता था, फिर 2017 में क्यों हार गए? और कांग्रेस वालों से मेरा ये सवाल है, कांग्रेस वालों से ये सवाल है, लड़ रहे हैं तो वहाँ जय श्री राम के नारे लगाए। मेरा सीधा सवाल बीजेपी से है। देखा, सर, सबसे ये है असली पीछे की जनता जो बीजेपी से पूछेगी।
सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे। हिंदुस्तान से ज्यादा बेरोजगार तो किसी देश में है ही नहीं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा इशू बनकर निकला है इस चुनाव में। विद्यासागर जी, ये तो आप भी मानेंगे। देखो जो वादा किया था वो निभाया नहीं आपने। जो हमने वादा किया है उसको पूरा किया है। अगर हम 2014 का अपना संकल्प पत्र देखें, हमने जितना कहा था हमने सब पूरा किया। हमने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। पहली बार इस देश के अंदर स्टार्टअप और स्टैंडअप। अरे सुनो तो भैया, सुनने की क्षमता रखा करो ना अनुराग जी, आप खाली कहते हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वास्तव में हमने कहा कि हम रोजगार देंगे। पहली बार बैंकों से बिना गारंटी के ब्याज लेकर के दलित समाज का भी व्यक्ति अपना रोजगार करके कौशल विकास योजना से ट्रेनिंग लेकर के। अरे भाई सुनो तो नहीं, आप सुनना तो चाहते नहीं भाई साहब, आप क्यों सुनो तो, आपके काम की बात है। और पहली बार हमने ये नहीं देखा कि ये किस जाति का है, किस धर्म का है। हमने पूछा क्या, उज्ज्वला गैस किसको मिला, आयुष्मान भारत कार्ड किसको मिला, मिशन इंद्रधनुष से लाभ किसको मिला, 12,000 रुपया महिलाओं को किसने दिया। हम कह रहे किसानों को भी 2,000 रुपया खाते में दिया, किसने दिया। हमने पूछा 1,700, हमने कहा 1,855 रुपए का गेहूं का रेट हमने दिया, किसको मिला। मैं कहता हूँ शौचालय बना किसको मिला, आवास मिला किसको मिला। अरे बिजली कटती नहीं है, ये किसको लाभ मिल रहा है। आप अनुराग जी बार बार डिस्टर्ब करते हो। आप उत्तर प्रदेश में, मैं कहना चाहता हूँ, अरे आप अगर 40 सीट भी जीत जाओ, आपकी तो विपक्ष की भी स्थिति नहीं है भाई। आप पहले चुप होइए। रोजगार दिया है हमने ईमानदारी से, सरकार दिया है हमने व्यवसाय दिया लोगों को, हमने महंगाई रोकी है, हमने बिजली दिया है, हमने पानी दिया है, हमने सड़क दिया है, हमने भ्रष्टाचार खत्म किया है, हमने अपराधियों को जेल में भेजा है, हमने गुंडों को आपके पास कुछ नहीं है, आप मायावती के पास जाते हो। अनुराग जी, मेरा प्रश्न आपसे है, आपका प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है बताइए। आप मायावती को मानते हैं या मुलायम सिंह यादव को मानते हैं? आप बताइए, साफ साफ बताइए, आप प्रधानमंत्री का दावेदार किसको मानते हैं? आप बताइए। देखिए सुनिए, लोकतंत्र में एक संविधान के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब ये खाली ऑक्सीजन पर जी रहे हैं, ये ऑक्सीजन पर जी रहे हैं, सीसीयू में है, आप सीधे सवाल लीजिए। हाँ जी बताइए, यूपी की जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार, जरा ठोस कोई बातचीत करें। मूल समस्या जो हम लोग की जनसंख्या पे है, वो बड़े से बड़े नेता रही कोई नहीं बोलता। और ये विस्फोटक जनसंख्या कहाँ तक चली जाएगी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आने वाले दिनों में विदेश के लोग हम लोग को मना कर देंगे कि भाई साहब पढ़ लिख के हमारे यहाँ मत आओ, हमारे यहाँ जगह नहीं है। तो इस विषय पे कोई बात करने को क्यों नहीं तैयार होता है। मेरा सवाल बसपा सपा गठबंधन से है कि ये कहते हैं मोदी जी ने मेहुल चौकसी और नीरव मोदी, विजय माल्या को देश से भगा दिया, लेकिन यही कांग्रेस है जिसने इन तीनों को, बैंकों ने मना किया था कि इनको लोन मत दीजिए, लेकिन उसके बावजूद इनकी सरकार रहते हुए इन लोगों ने लोन क्यों दिया इन तीनों लोगों को। इसका जवाब दें। ठीक है, एक मिनट रुकिए। हाँ सर, आप सभी पार्टियों से मेरा एक क्वेश्चन है कि हम लोग पिछले कई सालों से आपस में लड़ते और लड़ाते आ रहे हैं, जो आप लोगों के माध्यम से ऐसा किया जाता है। आज हम लोगों की बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हम लोग एक युवा स्टूडेंट हैं, अभी MBA क्वालिफाइड किए हैं, फिर भी नौकरी नहीं मार्केट में मिल पा रही है अकॉर्डिंग टू जो भी है। आज इस विषय पे कोई भी सरकार हो, इसको कुछ समय के लिए युवाओं को प्रभावित करते हैं लोग बोल के मंच से कि अब की बार मेरी सरकार आएगी तो मैं ये कर दूंगा, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। ठीक है, समझ गए। आज बेरोजगारी का इशू उठा रहे हैं। अच्छा, और दीजिए माइक, किसको इधर दीजिए। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से है। अभी इन्होंने कहा कि नीरव मोदी को भगा दिया, इन्होंने माल्या को भगा दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भोपाल गैस कांड का जो आरोपित था एंडरसन, उसको इन्हीं के टाइम के नेता पंडित राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भगाया था। सिखों का नरसंहार इन्होंने करवाया। कश्मीरी पंडितों के साथ कितना अत्याचार हुआ, इनके टाइम पे हुआ। आज ये 70 साल के बाद कह रहे हैं कि हम न्याय योजना लाएंगे। ये मान रहे हैं ना कि 60 साल में इन्होंने इस देश के साथ अन्याय किया है। त्रिपाठी जी जवाब देंगे आप। देखिए, हम उन बातों को कहना चाहते हैं कि जो मोदी जी ने वायदे किए थे, अभी एक एक मुद्दों का हम जवाब देंगे। एक तो उन्होंने कहा कि नीरव मोदी और विजय माल्या को भगाने वाली बात जहाँ तक है कि देखिए, कोई भी उद्योगपति जब उद्योग लगाता है तो निश्चित तौर पर बैंकों से कर्ज लेता है, बैंक उसको कर्ज देता है।
और उसके बदले वो अपनी संपत्ति जो है बैंक के पास गिरवी रखता है। उन्हीं के शासनकाल में सीधे तौर पे रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बावजूद उसके बावजूद जो वो एयरपोर्ट से सीधे फरार हो जाता है, भग जाता है। तो इसकी जिम्मेदारी अगर किसी को होती है तो मोदी जी को होती है, कांग्रेस पार्टी की नहीं है। एक नौजवान साथी ने पूछा बेरोजगारी की बात, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताजी कह रहे थे कि 2 करोड़ लोगों के रोजगार की बात की। अगर पकौड़े वाले से रोजगार मिलता है तो ये उन्हीं को मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए। दूसरी बात, 50 लाख लोगों को 5 साल के अंदर 50 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं। 50 लाख लोगों को हर चाइना देख लीजिए कि हर 24 घंटे में 50,000 लोगों को नौकरी देता है चाइना, और हर 24 घंटे में 400 लोगों को नौकरी हमारे हिंदुस्तान में मिलता है। आप सोच लीजिए कि हमारा हिंदुस्तान कहां जाएगा। आबादी की बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही। जब तक हम आबादी पर नियंत्रण नहीं करेंगे ये देश कभी तरक्की नहीं करेगा। सबकी जिम्मेदारी है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, ये सबकी जिम्मेदारी है कि जनसंख्या नियंत्रित होना चाहिए। जी, कांग्रेस के से प्रवक्ता से सवाल है कि जो अभी तक ये बार बार कह रहे थे कि जो पैसे लेके भाग गए, पैसे लेके भाग गए, तो ये बताएं कि आजादी के बाद से 2008 तक मात्र बैंकों ने जो सरकारी ऋण लोन दिए थे वो 18 लाख करोड़ दिए थे, लेकिन इन्होंने 2008 से और 2014 के बीच यानी 6 सालों में 52 लाख करोड़, यानी 18 लाख कहां और 52 लाख करोड़ इन्होंने जो लोन दिए, और सारे ऐसे लोगों को लोन दिए जिन्होंने जो डिफाल्टर थे उन लोगों को लोन दिया था। इसके बारे में बताएं किसको क्यों दिया था? आपके पास इसका कोई आंकड़ा हो, एक नाम बता दीजिए। तो इस तरह के सवालों का, काल्पनिक सवालों का कोई जवाब नहीं होता है। मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है, 2014 में जिन मुद्दों को लेके आए थे देश में, चाहे वो भगवान श्री राम का हो, चाहे गंगा माँ की सफाई का, किन मुद्दों पे 2014 का मैनिफेस्टो देख के ये बताए कौन सा काम किए? मेरा क्वेश्चन कांग्रेस सपा सभी से है, बस इतना सा पूछना चाहती हूँ। लोग कहते हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया, ये बताएं उन्होंने क्या नहीं किया, ये बताएं खाली बस। आप मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो देश की सियासत की गति को प्रभावित करती है, ठीक है? एकदम प्रभावित करती है। बड़ी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश की जनता पे। उत्तर प्रदेश के ऊपर बहुत, प्रदेश की जनता के मन में ऐसा कौन सा विषय है जो वो चाहती है सेटल होना चाहिए और वो चाहती है कि आने वाली सरकार उसे सेटल करे? आप बताइए मुझे। नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है और 80 लोकसभा सीट यहाँ से आती हैं। तो ये प्रधानमंत्री को तय करता है, लेकिन मेरा पूछना सपा और बसपा के गठबंधन के दोनों लोगों से है कि आप 80 के 80 सीट भी जीत करके आप सरकार नहीं बना सकते बिना कांग्रेस के सहयोग के। तो मायावती जी ने ये कह दिया है कि ये हम मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहते हैं। तो क्या मजबूर सरकार देश के और प्रदेश के बढ़ोतरी के लिए मजबूती से काम कर सकती है? ये तो बैसाखी की बात हो गई, वो जब पहले भी सरकारें गिर चुकी हैं, कांग्रेस गिरा चुकी है। अच्छा, एक सेंटेंस में। हाँ बिल्कुल, देखिए इन्होंने बोला कि मजबूर सरकार चाहिए कि मजबूत, हमें मजबूत सरकार चाहिए। 38 पार्टियों के गठबंधन की सरकार नहीं चाहिए कि शिवसेना कल लेके भागेगी, कल टीडीपी लेके भाग जाए, कल जेडीयू लेके भाग जाए, परसों पीडीपी लेके भाग जाए, परसों पासवान जी लेके भाग जाए। तो हम मजबूत सरकार देंगे। कौन होगा आपका प्रधानमंत्री? हमारा प्रधानमंत्री, सुन लीजिए, लोकतंत्र में हमें लोकतंत्र पे और संविधान पे यकीन है। लोकतंत्र में जो सदस्य चुन के जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर में, उनकी मीटिंग होगी और जिसको नेता चुन लेंगे देश का प्रधानमंत्री होगा। मैं भाजपा के प्रवक्ता से सवाल पूछना चाहता हूँ। 2014 में मोदी जी आए थे, बोलते थे युवाओं के दम पे मोदी जी आए थे। आज 5 साल बाद हर भारतीय में युवा लाठी खाता है, क्या इसीलिए वोट दिया था मोदी जी को? मैम 60 साल का हिसाब मांगते थे। मैम एक बात और कहना चाहता हूँ, मैम सिर्फ एक बात, 60 साल का हिसाब मांगते थे, 5 साल का कब देंगे? ओके ठीक है, 5 साल का कब देंगे? इधर ये लो कुर्ते में। हाँ। आपका 2014 में जब आप चुनाव लड़के आप जीत के आए थे तो सबसे प्रमुख मुद्दा था काला धन। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि काला धन वापस आएगा कि नहीं आएगा, कि ये सिर्फ चुनावी जुमला था? ठीक है, बैठ जाइए। ये दीजिए ऑरेंज, हाँ, खड़े हो जाइए। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता जी से है कि जितने भी प्रदेश के कर्मचारी हैं, मोदी जी के गढ़ में बनारस में प्रियंका जी कहती हैं कि हम जितने भी कर्मचारी हैं उनको पेंशन देंगे, और यहाँ पे पूरे प्रदेश की भीड़ आने के बाद भी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आपने देखा होगा कि लोकसभा आयोग के अध्यक्ष कौन, सारे जो भ्रष्टाचार का आरोप,
सारे जो इन्होंने नियुक्ति करना चाहा सब हाई कोर्ट से या तो रोक या तो बात तो सुनो भाई ना, फिर आप टोकना शुरू करोगे, फिर आप चिल्ला रहे हैं। अरे आप धैर्य तो रखो, आप धैर्य तो रखो, आप धैर्य तो रखो भाई। मैं कह रहा हूँ कि जब हमारी सरकार 17 में आई, ये प्रदेश जिस स्थिति में था आज उसको आगे ले चल के हमने आज पहले कचरा साफ करने का काम किया हमने इस प्रदेश। हाँ नहीं, मैं नौकरी बात कर रहा हूँ। मैंने रोजगार देने की बात कही, मैं रोजगार दे रहा हूँ, लेकिन उन्होंने उस नौजवान ने पूछा तो मैंने बताया कि आखिर में काला धन बता रहे हैं, काला धन के बारे में अभी चर्चा लोग कर रहे थे, मेहुल चौकसी की, नीरव मोदी की, विजय माल्या की। मैं सुनो भाई, मैं कह रहा हूँ पहली बार इस देश के अंदर हमारे 56 इंची के सीना वाले प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के अंदर, आपने देखा अभी पहली ऐसे कभी हुआ नहीं, हमारा जो अभिनंदन, हमारा जो एयरफोर्स नहीं अभिनंदन नहीं है, काला धन की बात है सोनकर जी। और स्विस बैंक में जितना भी पैसा था वो दूना हो गया, और आप काले धन पर आए थे। अब एक आपने कहा था कि वायदा किया था कि 25 लाख करोड़ लाएंगे, बात तो सुनिए, जुमले वाली बात अगर है तो उसका जवाब तो सीधे मैं कह रहा हूँ कि अभिनव चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे माल्या हो, सबको वहाँ कोर्ट से, हमारे दबाव से, हमारी विदेश नीति। अरे भाई सुनो ना भाई, आप सुनना नहीं चाहते हो भैया? वो भी फौजी है, बनारस में कौन फौजी है? उसको कौन फौजी है? वो तेज बहादुर यादव, शालिनी यादव, अखिलेश यादव, अनिल यादव, खाली यादव, खाली परिवारवाद। अरे परिवारवाद नहीं चलेगा, एक बिरादरी, परिवारवाद, बिरादरीवाद, यही है समाजवाद। अरे अनुराग जी, समाजवाद के नाम पे परिवारवाद। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, अनिल यादव, जहाँ देखो वहाँ यादव। अरे बिरादरी रखी है क्या? अरे हमारे यहाँ देखो ना, हमारे यहाँ सबका साथ, सबका विकास, कौन बिरादरी ज्यादा सबका विकास। डरे हुए हो आप, डरे हो आप, भयभीत हो आप, डर रहे हो आप। कौन बिरादरी झगड़े में मूल मुद्दा गायब हो गया। एक सवाल था उन नौजवान का, 25 लाख करोड़ की बात में, ब्लैक मनी की बात थी, वो सवाल का जवाब आना चाहिए। चुप तो रहे, ये शांत तो रहे, मैं बताऊंगा। मैं कह रहा हूं कि आज उस काम के लिए हमारी सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरी ईमानदारी के साथ, सुनो भाई, पूरी ईमानदारी के साथ हमारी आज विदेश नीति ऐसी है, हमने इतना दबाव बनाया कि आज विजय माल्या हो, नीरव। अरे सोनकर जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कोई जुमला था, और आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार कोशिश कर रही है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ये जुमला था, ये चुनावी जुमला था, और अगर ये जुमला है तो देश के साथ विश्वासघात है, कि देश के लोगों से विश्वासघात किया। बोलो, बताओ भैया। राजनीति शास्त्र का विकास इसलिए हुआ था कि लोगों में समरसता आए, विकास आए और राम राज्य की स्थापना हो, लेकिन यहाँ पर तो राजनीति के लोगों को ही लड़ा देते हैं। मुझे आप सभी से ये सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों के विकास के लिए लोग हम चाइना से, यूरोप से, जापान से कंपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हम अक्सर नाम पाकिस्तान से लेते हैं कि पाकिस्तान ने वहाँ किया और यहाँ किया। हम फ्रांस से क्यों नहीं कंपेयर करते अपने को? कि राष्ट्रीय इलेक्शन है तो राष्ट्रीय मुद्दे पे बात होनी चाहिए, और यहाँ पे जो भी सरकारें रही, या तो कांग्रेस की रही है या तो भारतीय जनता पार्टी की रही है। समाजवादी पार्टी तो अभी नए उभर रहे हैं, और प्रदेश लेवल तक ठीक है, ऊपर तो कोई बात ही नहीं है। और आप लोगों से, दो लोगों से प्रश्न है जो देश की जनता जानना चाहती, मैं भी भ्रमित हो जाता हूँ, कभी कभी संशय होता है, लेकिन आप लोगों से निवेदन है इस सवाल का आप गोलमोल जवाब दोनों लोग न दीजिएगा, सीधा। वो है आतंकवाद, ठीक है? आतंकवाद की मूल जड़ 370 है, जो आपके एजेंडे में भी था, लेकिन आज तक वो ना आप हटा पाए ना आप हटा पाए। क्या कारण है जो आप लोग हटाते नहीं हैं? सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि आप कहते हैं कि प्रियंका गांधी जी कुशल वक्ता है, प्रवक्ता है, तो उनको चुनाव क्यों लड़वाते? चुनाव क्यों नहीं लड़ाते प्रियंका जी को? ये अच्छा सवाल पूछा है, कांग्रेस के हमारे नेता जवाब देंगे। अभी प्रियंका जी राजनीति में आई हैं, और उन्होंने खुद भी कहा कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कहें तो मैं वाराणसी से चुनाव लड़ जाऊं। ये प्रजातांत्रिक पार्टी है, यहाँ पर निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को होता है, और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे होते तो चुनाव लड़ी होती। अभी तो आई है राजनीति में, आगे देखिए
अभी इब्तदाई इब्त में होता है क्या, और आगे आगे देखिए होता क्या। चुनाव लड़ेंगी, आपकी जो मंशा है वो पूरी होगी। लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल आप छोड़ करके जा रहे हैं, एक बड़ा मंच समझ लीजिए था। आप पूछ सकते थे कि आखिर में जो 2014 में वायदे किए गए थे हिंदुस्तान की आवाम से, जिसकी वजह से इतना बड़ा मैंडेट मिला था भारतीय जनता पार्टी को, वो कहां गायब हो गया। और अगर फिर वही सिर्फ मन की बात पर अगर भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी आप मानते हैं, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उनके पार्टी के वो शीर्ष नेतृत्व जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को शिखर पर पहुंचाया, आज वो कहां पर दिखाई दे रहे हैं। मेरा आशा है कि आडवाणी जी से लेकर मुरली मनोहर जोशी से लेकर के और यशवंत सिन्हा से लेकर के वो तमाम लीडर आज हाशिए पर चले गए। आज कौन से लोग आ गए हैं? वो लोग आए हैं कि जो धन बल पर और झूठ बोलकर हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह करके सत्ता तो हासिल कर लिया, लेकिन इस देश के हाथों में कुछ नहीं आया। आज जवाब लोग मांगना चाहते हैं, जवाब देना चाहिए। जनमत 2019 में एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। अब धोखा नहीं खाएंगे, कांग्रेस सरकार लाएंगे। न्याय हो, उन्नति हो, न्याय हो, प्रगति हो, न्याय, किसान पाए, हर नौजवान पाए, रोजगार लाए, मिटा दे नफरत, न्याय, प्यार लाए। अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। कर दोबारा उठकर आगे बढ़ना था मुश्किल, इरादा साफ था, कदमों तले मिल गई मंजिल। मिल गई फिर से रिश्तों की नई मुस्कान, मिल गई फिर से वही पहचान, वही सम्मान। PNB, भरोसे का प्रतीक। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। आपकी यात्रा के दौरान आपकी कार का इंजन जूझता है गर्मी से, स्लज से और घिसाव से। हराइए गर्मी को, स्लज को और घिसाव को सुरक्षा की ढाल से। सर्वो फ्यूचुरा G+ सिंथेटिक इंजन ऑयल, आपके कार इंजन की सुरक्षा ढाल, जो दे ईंधन में 2% की बचत भी। सर्वो फ्यूचुरा G+, इंडियन ऑयल की पेशकश। जब मन में हो विश्वास, तो मेरे जवान और किसान दोनों होंगे कामयाब। जॉन डियर, टेक्नोलॉजी का वरदान, नए भारत की शान। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनमत 2019। इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और जैसे कि आपने देखा, सियासत इस समय बहुत गर्म हो चली है और हम देख रहे हैं कि उस गर्मा गर्मी में कई बार बातें भी स्पष्ट तौर पर सुनाई नहीं दे पा रही हैं। फिर भी कोशिश करेंगे इस आखिरी सेगमेंट में, जबकि हम फाइनल कमेंट्स ले रहे हैं, आपको सबकी बात सुनाई पड़े। सबसे पहले हम यहाँ डॉक्टर अनुराग से फाइनल कमेंट्स लेंगे। जनता कह रही है कि आपका जो ज़मीन है, जो कर्मस्थली है, वो उत्तर प्रदेश है। देश की राजनीति में आप बहुत नए हैं अभी, क्या आप इस बात को मानते हैं और क्यों आपको जनता 2019 में आपके गठबंधन को वोट करे? 1 मिनट में बताइए। देखिए, ये उत्तर प्रदेश है। इस देश के अंदर में जब भी प्रधानमंत्री बना है तो उत्तर प्रदेश से निकल के गया है। उत्तर प्रदेश हमारा देश में सबसे बड़ा राज्य है। 80 सीटें यहाँ से आती हैं। यह तय करता है कि देश की नीति क्या होगी, राजनीति क्या होगी और प्रधानमंत्री कौन होगा। इस बार गठबंधन डिसाइड करेगा देश का प्रधानमंत्री कौन होगा और गठबंधन ये बात करेगा रोजगारी की, महंगाई की, महिला सुरक्षा की, किसानों की और दलितों की, मजदूरों की, गरीबों की। त्रिपाठी जी, फाइनल कमेंट्स में आप बताइए। कांग्रेस पार्टी एक समय में राज करती थी उत्तर प्रदेश पर, लेकिन आज आप उत्तर प्रदेश में कहीं नजर नहीं आते। क्यों ऐसी आप मानते हैं? कौन सा ऐसे आधार पे आप ये मानते हैं कि जनता को आपको वोट करना चाहिए? इसके बारे में संक्षेप में बताइए। देखिए, हमारा सबसे बड़ा आधार है
आम लोग, गरीब लोग, वो लोग जो मजलूम हैं और जिनके हक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और छोटे व्यापारी जो जीएसटी और नोटबंदी के मार की वजह से उनका जिसकी कमर टूट गई है, हम उनकी बात कर रहे हैं। जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, हम उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाना चाहते हैं। इसीलिए मनरेगा हमने 150 दिन के लिए किया है और 72,000, खास तौर से वो लोग भूखों न मरें। और ये हमारा शुरू पहली बार नहीं है, हमने किसानों की कर्ज माफी इसके पहले भी की है, फूड सिक्योरिटी बिल हम लाए हैं, मनरेगा हम लाए हैं। तो लोगों का विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी जो वायदे करती है उसको पूरा करती है और हम लोगों को इत्मीनान दिलाना चाहते हैं कि जो हमने वायदे किए हैं उसको हम पूरा करके रहेंगे। ओके, जनता क्यों वोट दे भारतीय जनता पार्टी को? 14 से 5 वर्षों तक हमारे देश में, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश की अपेक्षाओं को पूरा किया। हम आने वाले 5 वर्षों में इस देश की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे और पूरे दुनिया में भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाएंगे, पूरे दुनिया में भारत का स्वाभिमान बढ़ाएंगे और पूरी दुनिया में भारत सबसे आगे खड़ा होगा हर क्षेत्र में। ये हमारा संकल्प है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जनता से ऐसा वादा किया। रतन मनी जी, फाइनल कमेंट्स आप पे आते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राजनीति में जो है वाद विवाद बहुत बढ़ गया है, इस कदर बढ़ गया है कि दूसरे की आवाज को भी सुनने को लोग तैयार नहीं है, कटुता भी बढ़ी है, हम देख रहे हैं कि बिगड़े हुए बोल भी बढ़े हैं। आप किस प्रकार से इस पूरे परिदृश्य को देखते हैं? फाइनल कमेंट्स में बताइए। जिस तरह से राजनीतिक जो विरोध है, वो विरोध राजनीति से हट के वो मैं देखता हूँ कि लोगों के बीच में भी वो विरोध किसी एक दल को लेके या किसी एक दल के विरुद्ध वो काफ़ी गहरा हो गया है। ये एक तरह से तो इस बात का एक संकेत है कि लोग अब राजनीति के पीछे की जो राजनीति होती है उसको भी समझने लगे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस समझ की वजह से जो भी नतीजा आएगा उसमें किसी भी तरह का संशय नहीं होगा। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो हम अक्सर बात करते हैं कि कुछ मिला जुला नतीजा आएगा या ऐसा होगा, मुझे लगता है उसकी संभावना कम है, बल्कि जो भी नतीजे होंगे वो काफ़ी स्पष्ट एक राजनीतिक दिशा देने में हमें हेल्प करेंगे। जी, हमें उम्मीद है और आपकी जो ये पॉजिटिव आउटलुक है, हम सोचते हैं ये जनता में जरूर जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तो जब भी आपके क्षेत्र में वोट पड़ेंगे, हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में 6 मई को भी वोट पड़ना है, 12 मई को भी और 19 मई को भी, तो अपने इलाके में जाकर आप वोट जरूर दें ताकि एक सशक्त मजबूत सरकार इस देश को मिले। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।